हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जिसका बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जुलाई 2026 है। पेपर कोड है PS03। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। है। विषय है तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं और सुशासन, जिसका एग्ज़ाम 29 जुलाई 2026 को होने वाला है। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये चौथी क्लास है। इनसे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, वो भी देख लेना। और ये 70 नंबर का पेपर होगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी पर सब्सक्राइब कर लेना। जिसमें पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, राजनीतिक व्यवस्था से आशय उन संस्थानों, प्रक्रिया एवं समुदायों से जिनके माध्यम से किसी राज्य में शासन का संचालन किया जाता है, राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सरकार की सभी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं तथा शासन संविधान के नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। दलीप व्यवस्था क्या है? तो उत्तर, दलीप व्यवस्था से आज किसी देश में राजनीतिक दलों की संरचना, संगठन, कार्य प्रणाली तथा शासन में उनकी भूमिका से है। अगला, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा या रानी सम्राट द्वारा की जाती है। सामान्य हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटेन में राजा और रानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में महाभियोग क्या है? अमेरिका में महाभियोग क्या है? तो वह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को गंभीर अपराध या संविधान के उल्लंघन के कारण पद से हटाया जा सकता है। सुशासन के 2 तत्व लिखिए, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में एक अंतर लिखिए। तो राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सरकार की नीतियों को प्रभावित करना होता है। अगला खंड है 2, लघु उत्तरीय प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम के आशय उन संस्थानों, प्रक्रियाओं तथा समुदायों से हैं जिनके माध्यम से किसी देश के शासन संचालन किया जा सकता है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है। प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्ट के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके माध्यम से समाज में मूल्यों का अधिकारपूर्ण वितरण किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें शासन की विभिन्न संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आपस में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। यह व्यवस्था संविधान तथा कानूनों पर आधारित होती है। समाज में शांति, सुरक्षा तथा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में से प्रभावित होती है। इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, चुनाव प्रणाली, जनमत और नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी, उत्तरदायी सरकार, कानून के शासन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था किसी भी देश के शासन की आधारशिलता होती है, राजनीतिक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो संविधानवाद का अर्थ है कि ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है तथा उसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं। संविधानवाद का उद्देश्य निरंकुश शासन को रोकना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है। ये लोकतांत्रिक शासन का
आधार माना जाता है। संविधानवाद का सबसे बड़ा महत्व यह है कि कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना है। इसमें सरकार को प्रत्येक संविधान के अनुरूप होना आवश्यक होता है। संविधानवाद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा सरकार को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकता है। संविधान के माध्यम से शासन की विभिन्न संस्थानों के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती हैं तथा असंवैधानिक कानूनों और कार्यों को निरंतर कर सकती हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, जनता का शासन व्यवस्था पर विश्वास बना रहता है। अतः संविधानवाद लोकतांत्रिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता, उत्तरदायी प्रशासन की आधारशिला है। दलीय व्यवस्था का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्पष्ट कीजिए। दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा सरकार की नीति को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह लोकतांत्रिक चुनाव को प्रभावी बनाती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जनता को विभिन्न नीतियों और कार्यों का विकल्प प्रदान करते हैं। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और सरकार का गठन होता है। राजनीतिक दल जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करते हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्य का मजबूत बनाते हैं। वे सरकार के उत्तरदायी बनाए रखते हैं। विपक्ष के रूप में उसकी नीति का समीक्षा भी करते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता, जनमत का निर्माण, राजनीतिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना प्रतिनिधि शासन की कल्पना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था विश्व की सबसे प्राचीन और सफल संसदीय शासन प्रणाली में से एक मानी जाती है। इस व्यवस्था में राजा रानी केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल होता है। शासन का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री की नियुक्ति करता है तथा विभिन्न विभागों का कार्य विभाजित करता है। मंत्रिमंडल सरकार की नीति का बनता है तथा प्रशासन का संचालन करता है। सभी नीति सामूहिक रूप से संसद की प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सरकारी निर्णयों के लिए नियुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। नेता होने के कारण शासन के सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। निष्कर्ष है, इस प्रकार ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था उत्तरदायी सरकार, सामूहिक उत्तरदायी और लोकतांत्रिक परंपराओं पर आधारित सफल शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचन मंडल इलेक्ट्रॉन कॉलेज के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया अमेरिका संविधान में निर्धारित की गई है और इसे विश्व की विशिष्ट चुनाव प्रणाली में गिना जाता है। सबसे पहले प्रत्येक राजनीतिक दल और अपने राष्ट्रपति पद से उम्मीदवार का चयन करता है। इसके बाद विभिन्न राज्यों का आम चुनाव होते हैं, जिसमें नागरिक वास्तविक में निर्वाचन के पक्ष में मतदान करते हैं। प्रत्येक राज्य की उसकी जनसंख्या उसके अनुसार निर्वाचन निश्चित संख्या प्राप्त होती है। जिस उम्मीदवार को किसी राज्य में अधिक मत प्राप्त होते हैं, सामान्यतः उसे राज्य की सभी निर्वाचन समर्थन मिल जाता है। बाद में ये निर्वाचन राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान करते हैं और जो उम्मीदवार निर्वाचन मंडल में आवश्यक बहुमत प्राप्त कर लेता है वे अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचन घोषित किया जाता है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वह अधिकतम 2 कार्यकाल तक ही पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने, प्रशासन चलाने, विदेश नीति का निर्धारित करने तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करता है। निष्कर्ष है, अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होने के बावजूद लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा राष्ट्रपति को व्यापक जन समर्थन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन है, फ्रांस की संसद संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रांस में संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है। फ्रांस की संसद द्विसदनीय है, जिसमें राष्ट्रपति सभा, नेशनल असेंबली तथा सीनेट 2 सदन होते हैं। दोनों सदन कानून, निर्माण, शासन पर नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सभा संसद का निम्न सदन है और इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यह अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रपति सभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा यह अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटा सकती है। सीनेट संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। यह स्थानीय निकायों तथा क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट कानून निर्माण में भाग लेता है तथा विभिन्न विधेयकों पर विचार करता है। फ्रांस की संसद का प्रमुख कार्य बनाना, राष्ट्रीय बजट को स्वीकृति देना, सरकार के कार्य की समीक्षा करना, जनहित से संबंधित विषय पर चर्चा करना है। संसद सरकार को उत्तरदायी बनाए रखती हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत करती हैं। निष्कर्ष है, इस प्रकार फ्रांस की संसद लोकतंत्र महत्वपूर्ण स्तंभ है जो कानून निर्माण, वित्तीय नियंत्रण तथा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद डाइट। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट है। कि संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। यह जापान की सर्वोच्च विधायिका है तथा संविधान के अनुसार कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था मानी जाती हैं। जापान में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है, इसलिए इस डाइट का शासन संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जापान का सम्राट केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शासन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा संचालित किया जाता है। जापान की डाइट द्विसदनीय है। इसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तथा सदस्य सभा प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। सदस्य सभा उच्च सदन है जिसके सदस्य निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं और यह विधायी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डाइट का प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। संसद विभिन्न विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बजट को स्वीकृति देना है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करना तथा प्रधानमंत्री चुनाव करना भी डाइट के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मंत्रिपरिषद प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यदि प्रतिनिधि सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। डाइट संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों की स्वीकृति देती है, राष्ट्रीय नीतियों पर विचार विमर्श करती हैं। इस प्रकार जापान की संसद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। निष्कर्ष, जापान की डाइट एक प्रभावशाली उत्तरदायी विधायिका है जो कानून निर्माण, वित्तीय नियंत्रण, सरकार की जवाबदेही तथा लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सुशासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सुशासन ऐसी शासन व्यवस्था से जो पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, निष्पक्ष, जनहितकारी हो। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं तथा न्यायपूर्ण शासन प्रदान करता है। वर्तमान समय लोकतंत्र की सफलता के लिए सुशासन को अत्यंत आवश्यक माना जाता है।
सुशासन का पहला सिद्धांत जन भागीदारी है। इसमें नागरिकों को शासन एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों कानून के समक्ष समान होते हैं तथा सरकार भी कानून के कार्य करती है। पारदर्शिता सुशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सरकार निर्णयों और कार्य को खुलापन होने से जनता का विश्वास बढ़ता है। उत्तरदायित्व के अंतर्गत सरकार और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही रहते हैं। प्रभावशीलता दक्षता के माध्यम से कम संसाधनों के बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत समानता, निष्पक्षता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, मानव अधिकारों की रक्षा, जन कल्याण तथा समयबद्ध सेवा भी सुशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर प्रशासन अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनता है। निष्कर्ष इस प्रकार सुशासन के सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। यह प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, जनहितकारी बनाकर देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खंड अगला है खंड 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कला से बिरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और यह पेपर है PS 03 पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का पेपर है जो 29 जुलाई को होगा। उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह चौथी क्लास है, 3 क्लास पहले ले चुके हैं, वो भी ज़रूर देख लेना। लिस्ट का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप देख सकते हो, या हमारे या यूट्यूब ग्रुप में भी, यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और ये 70 नंबर का पेपर होगा और प्लस 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं। तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी उपगम विस्तृत अध्ययन कीजिए। व्यवहारवादी उपगम आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। इसका विकास मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इस उपगम ने राजनीतिक विज्ञान को पारंपरिक स्थगत अध्ययन से निकलकर वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन की दिशा प्रदान है। व्यवहारवादी विद्वानों का मानना है कि राजनीति का अध्ययन केवल संविधान, कानून और सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तियों, समूहों और उनके वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी कारण उसे आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का आधार माना जाता है। व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख समर्थकों में चार्ल्स मेरेमियम, डेविड ईस्ट, ग्रोबेल आलमंड, रॉबर्ट डलट और तथा हर्बर्ट साइमन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन विद्वानों ने राजनीतिक के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों, आंकड़ों, सरणों और अनुभवजन्य तथ्यों का प्रयोग पर बल दिया, जिसका उनका उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक, व्यवहारिक बनाना है। व्यवहारवादी उपागम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह राजनीतिक संस्थानों के बजाय राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें मतदान व्यवहार, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, नेतृत्व, दबाव समूह, राजनीतिक दलों की गतिविधि का विश्लेषण किया जाता है। यह उपागम तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह तथा अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करता है। इस उपागम की दूसरी प्रमुख विशेषता अनुभववाद है, जिसमें राजनीतिक घटना का अध्ययन वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। व्यवहारवादी विद्वान मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक सिद्धांत की सत्यता का परीक्षण व्यवहार में होना चाहिए, इसलिए वे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सांख्यिकी विश्लेषण जैसे आधुनिक अनुसंधान विधियों का प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादी उपागम के अनेक गुण हैं। इससे राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विस्तृत किया जा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया गया है। इससे राजनीतिक विज्ञान में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बढ़ी है।
तथा नए शोध को प्रोत्साहन मिला है। हालांकि इस उपागम की कुछ सीमाएं भी हैं। ये नैतिक मूल्य, आदर्श और न्याय जैसे विषयों की अपेक्षा करता है। कई विद्वान का मत है कि राजनीति केवल तथ्यों का विषय नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता और मानवीय मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान। यही कारण है कि बाद में उत्तर व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ। निष्कर्ष है, इस प्रकार व्यवहारवादी उपागम के तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इसने राजनीति विज्ञान का अधिक वैज्ञानिक, व्यवहारिक, आधुनिक बनाया तथा राजनीति व्यवहार के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन और अमेरिका के शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ब्रिटेन और अमेरिका विश्व के दो लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इसकी शासन व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, जबकि अमेरिका में अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। दोनों व्यवस्था का उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना है, परंतु उनकी संरचना, कार्यपालिक शक्तियों के विभाजन में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देते हैं। ब्रिटेन में राजा या रानी का राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति की अध्यक्षता वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कार्य अधिकारी होता है और प्रशासन का संचालन करता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चयन संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में किया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। ब्रिटेन मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति में उसका मंत्रिमंडल कांग्रेस प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्री संसद के सदस्य होते हैं तथा संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय में अपने क्षेत्र या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ब्रिटेन में सरकार संसद का विश्वास खोने का त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होती है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चय होता है। उससे केवल महाभियोग की विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए ब्रिटेन में सरकार अधिक उत्तरदायी मानी जाती है, जबकि अमेरिका में शासन अधिक स्थिर माना जाता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है, जबकि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से संविधान की रक्षा करता है और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकता है। दोनों शासन व्यवस्था में लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और कानूनों के शासन में महत्व दिया जाता है। दोनों देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का विद्वान है। निष्कर्ष है, इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी और संसदीय नियंत्रण पर आधारित है, जबकि अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था शक्ति का पृथक्करण और स्तर कार्यपालिका पर आधारित है। दोनों व्यवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषता एवं सीमाएं हैं, फिर भी दोनों विश्व की सफल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में गिनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस जापान की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, फ्रांस और जापान विश्व के दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, किंतु उनकी शासन प्रणाली, कार्यपालिका की संरचना तथा राजनीतिक संस्था में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। फ्रांस में अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि जापान में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। फ्रांस की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पांचवें गणराज्य के संविधान पर आधारित है। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसे व्यापक संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकते हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रशासन का दैनिक संचालन करता है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। फ्रांस की संसद द्विसदनीय है, जिसमें राष्ट्रीय सभा
नेशनल असेंबली तथा सीनेट शामिल है। राष्ट्रीय सभा अधिक शक्तिशाली संसद और सरकार उसी के प्रति उत्तरदायी रहती है। दूसरी ओर जापान संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। जापान का सम्राट केवल संवैधानिक रूप से होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं। प्रधानमंत्री का चयन जापान की संसद डाइट द्वारा किया जाता है। वे प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, जो द्विसदनीय है। इसके दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और तथा सभासद सभा। प्रतिनिधि सभा अधिक शक्तिशाली होती है। प्रधानमंत्री के चयन तथा सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रांस और जापान दोनों में स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतांत्रिक चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था तथा नागरिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध है। दोनों देशों में कानून के शासन को महत्व दिया जाता है। फिर भी फ्रांस में राष्ट्रपति की शक्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री और संसद की भूमिका अधिक प्रभावशाली होती है। निष्कर्ष है इस प्रकार, फ्रांस और जापान दोनों की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है, लेकिन फ्रांस में अर्थ अध्यासात्मक शासन तथा जापान में संसदीय शासन प्रणाली लागू होने के कारण दोनों कार्यपालिका राजनीतिक संरचना में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। दोनों देशों की व्यवस्था अपने अपने ढंग से लोकतंत्र, उत्तरदायित्व और सुशासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। यह पेपर कोड है PS03 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान है। क्वेश्चन है, सुशासन की अवधारणा, विशेषताएं एवं वर्तमान समय में उसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। सुशासन, गुड गवर्नेंस, आधुनिक लोक प्रशासन तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जो पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, निष्पक्ष, जनहितकारी तथा कानून के शासन पर आधारित हो। सुशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाना है तथा मूल्यों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का शर्त करना है। वर्तमान समय में केवल सरकार का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं माना जाता है, बल्कि सरकार के किस प्रकार जनता के हित में कार्य करते हैं, यदि सुशासन का वास्तविक आधार है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सुशासन के अवधारणा को विशेष महत्व दिया है। इसके अनुसार ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता, जन भागीदारी, उत्तरदायित्व तथा दक्षता तथा विधि का शासन सुनिश्चित हो, वही सुशासन कहलाती है। इसलिए आज सुशासन का विकास लोकतंत्र की आधारशिलता माना जाता है। सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जन भागीदारी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को शासन, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी प्रमुख विशेषता विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों कानून के समक्ष समान होते हैं तथा सरकार के संविधान और कानून के अनुसार कार्य करते हैं। पारदर्शिता सुशासन का एक प्रमुख तत्व है। सरकारी नीतियों और निर्णयों में खुलापन होने से जनता का विश्वास बढ़ता है, भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। इसी प्रकार उत्तरदायित्व के अनुसार सरकार, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, अपने कार्य के लिए उत्तर देने के लिए बाध्य रहते हैं। सुशासन के अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में दक्षता, प्रभावशीलता, समानता, निष्पक्षता, मानव अधिकारों की रक्षा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, समयबद्ध सेवा, जन कल्याण तथा ई-गवर्नेंस शामिल हैं। इस सिद्धांतों के माध्यम से प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित बनाया जाता है। वर्तमान समय में सुशासन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है तथा प्रशासनिक कार्य पर पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। सुशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होता है, सरकारी योजना का लाभ समय पर जनता पर पहुंचता है तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति मिलती है। डिजिटल प्रशासन, ऑनलाइन सेवाएं, सूचना का अधिकार, RTI, ई-गवर्नेंस जैसी व्यवस्था भी सुशासन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुशासन केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
सभी सहयोग से ही उत्तरदायी प्रभावी शासन स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार सुशासन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। यह प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, जनहितकारी बनाकर नागरिकों के जीवन में स्थिर सुधार लाता है। वर्तमान समय किसी भी राष्ट्र सतत विकास, लोकतांत्रिक स्थिरता, जन कल्याण के लिए सुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और यह आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेज ब्री को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और यह पेपर था PS03 पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का था, जिसका एग्ज़ाम 29 जुलाई को होगा। और ये चौथी क्लास थी। इनसे पहले हमने 3 क्लास ले चुके हैं। तीनों भी एक बार ज़रूर देख लेना, जिसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा लिंक, यहाँ पर आपको, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, या हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, कहीं भी जाकर देख लेना, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख लेना। बालाजी क्लासेज ब्री पर आपको सभी मिल जाएगी।